क्या राज्य हम सबका भला चाहता है या फिर वो बस कुछ ताकतवर लोगों का एक हथियार है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सदियों से बहस चली आ रही है। तो आज हम इसी सवाल को समाजशास्त्र के दो सबसे बड़े दिग्गजों कार्ल मार्क्स और एमिल दुर्खीम के नजरिए से समझने की कोशिश करेंगे। तो आज हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम समझेंगे कि ये राज्य आखिर है क्या। फिर हम मार्क्स और दुर्खीम के सिद्धांतों में गहराई से उतरेंगे, उनकी आपस में तुलना करेंगे और आखिर में देखेंगे कि आज के समय में ये बातें कितनी मायने रखती हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि ये राज्य होता क्या है। सीधे शब्दों में कहें तो ये एक राजनीतिक संस्था है जो एक तय इलाके मतलब एक देश पर शासन करती है। इसका काम है कानून बनाना, समाज में शांति और व्यवस्था बनाए रखना और हाँ, इसके पास अपनी बात मनवाने की कानूनी ताकत भी होती है। लेकिन मार्क्स और दुर्खीम के लिए राज्य सिर्फ एक सरकारी दफ्तर या एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने इसे समाज के बहुत ही गहरे ढांचे और उसके मूल्यों से जोड़कर देखा। उनके लिए राज्य को समझना मतलब समाज को समझना था। तो चलिए अपने पहले विचारक की ओर बढ़ते हैं, कार्ल मार्क्स। इन्होंने राज्य को अपने संघर्ष सिद्धांत के चश्मे से देखा। देखिए, मार्क्स के लिए समाज किसी अखाड़े से कम नहीं था। एक ऐसा अखाड़ा जहां अलग-अलग सामाजिक वर्ग जैसे कि अमीर फैक्ट्री मालिक और गरीब मजदूर हमेशा ताकत और संसाधनों के लिए एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। मार्क्स का मानना था कि इतिहास में जो भी बड़े बदलाव हुए हैं वो इसी वर्ग संघर्ष की वजह से हुए हैं। तो मार्क्स के हिसाब से राज्य कोई न्यूट्रल रेफरी नहीं है जो सबके लिए बराबर हो, बल्कि ये तो शासक वर्ग यानी पूंजीपतियों का एक बहुत ताकतवर औजार है। वो इसका इस्तेमाल मजदूर वर्ग को दबाने और अपना कंट्रोल बनाए रखने के लिए करते हैं। इसे उन्होंने बेस और सुपरस्ट्रक्चर मॉडल से समझाया। देखिए, किसी भी समाज का बेस या आधार होती है उसकी अर्थव्यवस्था, मतलब फैक्ट्रियां, जमीन और पैसे का बंटवारा। और राज्य, कानून, धर्म ये सब सुपरस्ट्रक्चर या अधिरचना हैं जो हमेशा उस आर्थिक बेस के हिसाब से ही काम करते हैं। मतलब अगर बेस पूंजीवादी है तो राज्य भी पूंजीपतियों के ही हित में काम करेगा। उसका मुख्य काम होता है शोषण को बनाए रखना और उसे सही ठहराना ताकि सब कुछ नॉर्मल लगे। और इसीलिए मार्क्स ने कहा था कि जब क्रांति के बाद एक वर्गहीन समाज बनेगा जहां कोई मालिक या मजदूर नहीं होगा तो फिर इस दमनकारी राज्य की भी कोई जरूरत नहीं रहेगी और ये धीरे धीरे खुद ही खत्म हो जाएगा। अब आते हैं एक बिल्कुल अलग नजरिए पर। ये नजरिया है एमिल दुर्खीम का, जिन्होंने राज्य को फंक्शनलिज्म यानी प्रकार्यवाद की दृष्टि से देखा। प्रकार्यवाद समाज को एक जीते जागते शरीर की तरह देखता है। जैसे हमारे शरीर में दिल, दिमाग, हाथ पैर सब अपना अपना काम करते हैं ताकि शरीर चलता रहे, ठीक वैसे ही समाज में भी परिवार, स्कूल और राज्य जैसी संस्थाएं मिलकर काम करती हैं और इन सबका एक ही मकसद है, समाज में एकता और स्थिरता बनाए रखना। तो दुर्खीम के लिए राज्य मार्क्स के बताए दमनकारी औजार से एकदम उल्टा है। ये तो सामाजिक शरीर का दिमाग है जो सबको सही रास्ता दिखाता है। ये एक नैतिक शक्ति है जो समाज के साझे विश्वास और मूल्यों को दर्शाती है, जिसे दुर्खीम सामूहिक चेतना कहते थे। इसका सबसे जरूरी काम है समाज में एकजुटता यानी सोशल सॉलिडारिटी बनाए रखना। ये वो गोंद है जो सबको जोड़ कर रखता है। खासकर आज के मॉडर्न समाज में जहां सब अलग अलग काम करते हैं, वहां राज्य ही नियम कानून बनाकर एकता लाता है। इसलिए दुर्खीम मानते थे कि राज्य किसी एक वर्ग का नहीं बल्कि पूरे समाज का भला करता है और ये हमेशा के लिए एक जरूरी संस्था है। ठीक है, तो अब जब हमने दोनों के विचार समझ लिए हैं, चलिए इन्हें आमने सामने रखकर देखते हैं कि ये एक दूसरे से कितने अलग हैं। लेकिन मतभेदों पर जाने से पहले एक मजेदार बात यह है कि वो कुछ चीजों पर सहमत भी थे। दोनों मानते थे कि राज्य समाज का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और केंद्रीय हिस्सा है और दोनों ने ये भी माना कि ये सिर्फ कुछ बाबुओं और फाइलों का दफ्तर नहीं है, बल्कि इससे कहीं ज्यादा है। यहीं पर असली टकराव सामने आता है। राज्य की स्वभाव को लेकर दोनों की सोच जमीन आसमान का फर्क रखती है। मार्क्स के लिए राज्य शोषण और दमन का एक औजार है। दूसरी तरफ दुर्खीम के लिए ये एक नैतिक संस्था है जो सबकी भलाई के लिए काम करती है। एक के लिए ये समस्या है तो दूसरे के लिए समाधान। और जब स्वभाव अलग है तो जाहिर है मकसद भी अलग ही होगा। मार्क्स कहते हैं कि राज्य का असली मकसद सिर्फ मुट्ठी भर पूंजीपतियों के हितों की रक्षा करना है,
वहीं दुर्खीम का तर्क है कि नहीं, राज्य तो पूरे समाज के साझे हितों की रक्षा करता है, जैसे सबके लिए स्कूल और अस्पताल बनवाना। भविष्य को लेकर तो दोनों के रास्ते बिल्कुल ही जुदा हो जाते हैं। मार्क्स ने भविष्यवाणी की कि एक दिन राज्य खत्म हो जाएगा। जब वर्ग ही नहीं रहेंगे तो वर्ग के दमन के लिए औजार की क्या जरूरत? जबकि दुर्खीम का मानना था कि समाज जितना आगे बढ़ेगा, राज्य उतना ही जरूरी होता जाएगा, ये हमेशा रहेगा। चलिए इस टेबल से सारे अंतरों को एक नजर में देख लेते हैं। मार्क्स का आधार है वर्ग संघर्ष, दुर्खीम का आधार है सामाजिक एकजुटता। मार्क्स के लिए राज्य की प्रकृति शोषणकारी है, दुर्खीम के लिए नैतिक। मार्क्स के अनुसार उद्देश्य है शासक वर्ग का हित, दुर्खीम के अनुसार सबका हित। और भविष्य, मार्क्स कहते हैं ये खत्म हो जाएगा, दुर्खीम कहते हैं ये हमेशा जरूरी रहेगा। तो सवाल ये उठता है कि ये 100 साल पुरानी बहस आज हमारे किस काम की है? बात यह है कि ये दोनों ही नजरिए हमें अपनी आज की दुनिया को बेहतर ढंग से समझने में मदद करते हैं। जब हम आज दुनिया में अमीरी और गरीबी के बीच बढ़ती खाई को देखते हैं या राजनीति पर बड़ी बड़ी कंपनियों के असर को देखते हैं, तो हमें मार्क्स की बातें याद आती हैं। वहीं दूसरी तरफ जब हम समाज में शांति के लिए कानून की ज़रूरत महसूस करते हैं या राष्ट्रीय एकता की बात करते हैं या फिर शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सरकारी सेवाओं के महत्व को समझते हैं, तो वहाँ दुर्खीम का नज़रिया काम आता है। तो अंत में ये सवाल हमारे सामने है, क्या आधुनिक राज्य को समझने के लिए मार्क्स सही है या दुर्खीम, या फिर सच्चाई इन दोनों के बीच कहीं है? शायद आधुनिक राज्य की तस्वीर इतनी सीधी नहीं है। वो एक ही समय पर समाज में व्यवस्था भी बनाता है और कभी-कभी ताकतवर लोगों का पक्ष भी लेता है। शायद राज्य की पूरी हकीकत को समझने के लिए हमें मार्क्स और दुर्खीम दोनों के चश्मों की जरूरत है।